नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जो भी मेरे साथी चंडीगढ़ पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये सेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि चंडीगढ़ पुलिस एग्ज़ाम 2023 की डेट फाइनल हो चुकी है। एग्ज़ाम की डेट है, आप देख सकते हो यहाँ पर पीछे स्क्रीन पर मैंने लगाया है 23 जुलाई 2023। और आज की डेट की बात करते हैं तो आज है 9 जुलाई 2023, यानी कि काफ़ी कम दिन बचे एग्ज़ाम में। और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं कंप्लीट जीके, क्योंकि जीके सेशन का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो जीके के लिए मैं आपके लिए अलग से एक पर्टिकुलर कह सकते हैं तो सीरीज़ लेके आया हूँ। तो इसके अंदर आप वही टॉपिक करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और अगर पहली बार आप चैनल पर आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। तो ये आपकी सीरीज वाइज चलेगी, सिर्फ वही चीज़ें पढ़ेंगे, करीब चीज़ें पढ़ेंगे जो एग्जाम के अंदर डायरेक्ट पूछी जा सकती है। आपको किस तरीके से करवाऊंगा मैं, पहले क्वेश्चन होगा, उसके बाद में कंप्लीट उसका सोल्यूशन मैं आपके लिए लेके आया हूं, साथ में सोल्यूशन मिलेगा। और जितना हम क्लास के अंदर कवर करेंगे उसकी पीडीएफ भी आपको वर्ल्ड अवेयरनेस टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो एग्जाम तक आपको कमर कस लेनी है, मेरे साथ बिल्कुल बने रहना है, सारी वीडियो आपको सीरीज वाइज देखनी है। मैं यकीन मानो कि जब आपका एग्जाम होगा तो अपने आप को आप कॉन्फिडेंशियल फील करोगे, क्योंकि आप जीके में काफ़ी ज़्यादा हद तक सीख चुके होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है। तो आपको इस क्वेश्चन का जवाब करना है लोहरी, यहाँ पे उसके बाद पोंगल, बी ऑप्शन, सी ओणम है, या फिर डी बैसाखी है। तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए यहाँ से कि केरल के अंदर जो त्यौहार मनाया जाता है। अच्छा, त्यौहार से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। आगे मैं आपको शो भी करवाऊंगा, दिखाऊंगा कि कौन कौन से त्यौहार 2023 की शिफ्टों के अंदर पूछे गए हैं, आज तक जितने भी एग्जाम हुए 2023 में। अब केरल की बात करते हैं तो इसके अंदर एक उत्सव बोल दो, महोत्सव बोल दो, या फिर त्यौहार बोल दो, कौन सा मनाया जाता है। ओणम त्यौहार मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ओणम हो जाएगा। ठीक है, तो केरल का संबंध है किससे, ओणम से है। उसके बाद में बात करते हैं तो पोंगल जो त्यौहार होता है, पोंगल त्यौहार तमिलनाडु के अंदर मनाया जाता है। पोंगल त्यौहार तमिलनाडु के अंदर मनाया जाने वाला त्यौहार है। बैसाखी की बात करते हैं तो ये त्यौहार आपका पंजाब के अंदर मनाया जाता है। बैसाखी का दिन की बात करते हैं तो 13 अप्रैल, आपने घटना का नाम भी सुना होगा, 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 की घटना के बारे में हम सभी जानते हैं। अमृतसर के अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड का संबंध है 13 अप्रैल 1919 से, जहां पर अंग्रेज जिसका नाम था जनरल डायर, उसने क्या की थी, एक ग्राउंड के अंदर जलियांवाला बाग के अंदर अंधाधुंध फायरिंग की थी। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका, बैसाखी के बारे में पूछ सकते हैं कहाँ पर मनाया जाता है त्यौहार ये। उसके अलावा बात करते हैं तो पोंगल त्यौहार तमिलनाडु का है, ओणम त्यौहार की बात करते हैं ये केरल के अंदर मनाया जाता है। अब बाकी त्योहारों की बात करते हैं तो आपके सामने देख सकते हो आप 2023 के अंदर शिफ्टों के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं त्यौहार से, वो सब मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो आपको पीडीएफ की जो है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अभी के लिए आपको क्या करना है कि मेरे साथ साथ में चीज़ों को जैसे जैसे मैं आपको कवर करवा रहा हूँ वैसे वैसे ही जितनी बातें आपको मैं करवाऊंगा, सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्वेश्चन आपके यहीं से ही पूछे जाएंगे। उसके बाद में याओसांग, इसका नाम शायद ही आपने सुना होगा। याओसांग उत्सव जो मणिपुर में प्रसिद्ध है, वो कितने दिनों के लिए मनाया जाता है। देखिए पीछे भी जब एग्जाम हुए थे तो उसके अंदर डेज पूछे जाते हैं कि कौन सा त्यौहार कितने दिन के लिए मनाया जाता है, या फिर कब से कब तक मनाया जाता है। तो ये चीज़ें भी आपको याद करनी पड़ेगी। अब ये कितने दिन के लिए मनाया जाएगा, 5 दिन के लिए मनाया जाता है, ये आपको याद करना है। याओसांग के त्यौहार की बात करते हैं, मणिपुर के अंदर प्रसिद्ध है ये, और कितने दिन के लिए मनाया जाता है, ये 5 दिन के लिए मनाया जाता है। उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 2, 5 दिवसीय गंगा महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है कहाँ पर, वाराणसी में। वाराणसी किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो आपको याद करना है वाराणसी गंगा नदी के तट पर स्थित यूपी के अंदर एक शहर है। इसको मंदिरों व घंटियों का शहर भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद करना है। इसको मंदिरों या फिर घाट भी हम कह सकते हैं, मंदिर को छोड़ के आप इसको घाट व घंटियों का शहर भी कह सकते हैं, घाट व घंटियों का शहर ये भी कह सकते हैं। क्योंकि यदि बात करते हैं मंदिरों के शहर की बात करते हैं तो ये तमिलनाडु के मदुरई को कहा जाता है। मंदिरों का शहर तमिलनाडु के मदुरई को कहा जाता है। और घाट व घंटियों के शहर की बात करते हैं तो वो कौन सा आपका, वाराणसी हो जाएगा सही उत्तर। उसके बाद में अगला पॉइंट नंबर नेक्स्ट है, रामनवमी का त्यौहार किस हिंदू महीने में मनाया जाता है, आपको बताना है। तो चैत्र के अंदर मनाया जाता है। किसमें, चैत्र में मनाया जाता है, यानी कि चौथे महीने में मनाया जाता है। गणगौर के त्यौहार के दौरान
किन हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती है? पार्वती की पूजा की जाती है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। आपको एक सिंगल पॉइंट भी यहां से मिस नहीं करना है। गणगौर का त्योहार का संबंध है किससे? पार्वती से। उसके बाद में आपसे पूछा है कि होली रंगों का त्योहार है। होली क्या है भाई? रंगों का त्योहार है, सभी जानते हैं, जिसे हिंदू महीने में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? कौन से महीने में मनाया जाता है, ये आपसे पूछा है। तो आपको जवाब क्या करना है सर कि होली आता है फागण में। हम फागण बोलते हैं देसी भाषा में, लेकिन इसको बोलते हैं फाल्गुन। होली कब आता है? फाल्गुन में आता है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है होली के बारे में भी। ऐसे ही क्वेश्चन जैसे आपको मैं करवा रहा हूं, एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। होली की बात करें तो कब? फाल्गुन के महीने के अंदर मनाया जाता है, अर्थात तीसरे महीने में होली मनाई जाती है। उसके बाद में विशु एक डैश त्योहार है जो मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में मनाया जाता है। ये कैसा भैया? हिंदू है। विशु क्या एक हिंदू त्योहार है। उसके बाद में है छठ पूजा, एक प्राचीन हिंदू त्योहार, किस महीने में पड़ सकता है? तो कब मनाया जाता है आपसे पूछा। ये नवंबर के अंदर छठ पूजा आती है, ये भी आपको याद करना है। उसके बाद में आपसे पूछा है कश्मीर के लोग नवरेह उत्सव को देवी डैश के समर्पित करते हैं और त्योहार के दौरान उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सारिका। क्या हो जाएगा? सारिका उत्तर इसका सही हो जाएगा। तो ये भी आपको याद करना है। जितने क्वेश्चन करवा रहा हूं सभी आपको याद करने हैं, सारे के सारे क्या है? इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नवरे का संबंध किससे है? सारिका से है। उसके बाद में विशु, इसके बारे में पहले भी पढ़ा था। विशु मुख्य रूप से भारत के दक्षिण भाग में मनाया जाता है, हिंदू त्योहार है, और ये कहाँ मनाया जाता है? केरल के अंदर मनाया जाता है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, शिफ्ट को आगे देखते हैं। करागा डैश के सबसे पुराने त्योहारों में से एक देवी शक्ति के सम्मान में मनाया जाता है। तो करागा में हो जाएगा कैसे? करागा, और कैसे? कर्नाटक के अंदर मनाया जाता है। केरल में राजा महाबली को याद करने के लिए कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ओणम। केरल का संबंध, ओणम का संबंध किससे है सर? ओणम त्योहार का संबंध किससे है? केरल से है। ठीक है, नौकायान का यहाँ पर उत्सव होता है। उसके बाद में सोंक्रान एक बौद्ध त्योहार है। यह त्योहार डैश के महीने में कई दिनों तक मनाया जाता है। अप्रैल के महीने में सोंक्रान त्योहार आता है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं। अगला पॉइंट देखिए, किस त्योहार को डाला पूजा के रूप में भी जाना जाता है, जो बिहार के लोगों द्वारा पारंपरिक रूप से सूर्य की पूजा करने के लिए समर्पित है? तो बिहार के अंदर छठ पूजा सूर्य को समर्पित है। आपको ये पॉइंट याद करना है। अगर सही से नहीं देख पा रहे हो तो आप देख सकते हो, यहाँ पर बिहार के अंदर बात करते हैं तो सूर्य की पूजा करने के लिए समर्पित क्या है? छठ पूजा है। तो बिहार छठ पूजा का संबंध किससे है? बिहार से है। भारत के किस राज्य में सोनपुर मवेशी मेला? अब सोनपुर कहाँ पड़ता है? सोनपुर का मेला भी काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। सोनपुर का मेला बिहार के अंदर लगता है। तो ये भी यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं, तो ये कुछ प्रमुख त्योहार इस साइड है, महीना है, उसका दिन स्थल है, इसको भी आपको याद करना है। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले बात करते हैं काला घोड़ा कला महोत्सव। ये मुंबई के अंदर मनाया जाता है। आदि महोत्सव भी काफी इंपॉर्टेंट है, फरवरी महीने के अंदर नई दिल्ली के अंदर मनाया जाता है। उसके बाद में आपको याद करना है खजुराहो नृत्य महोत्सव। अब खजुराहो के मंदिर पड़ते हैं कहाँ पर? मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। कंदरिया का महादेव मंदिर भी कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। अगर बात करें कंदरिया का महादेव मंदिर शिव को समर्पित है, शिव भगवान को समर्पित है, ये भी खजुराहो के मंदिरों में से एक है। तो खजुराहो के मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। तो आपसे पूछा है खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ होगा? मध्य प्रदेश में हो जाएगा। एलोरा अजंता की गुफाएं अपने को पता है कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर है, याद करना काफी आसान है। ऑरेंज फेस्टिवल की बात करते हैं तो ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ का है? कोहिमा नागालैंड का है। कहाँ का है? कोहिमा नागालैंड का है। उसके बाद में आपसे पतंग महोत्सव इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है। पतंग महोत्सव अहमदाबाद के अंदर मनाया जाता है। बाकी आगे आपको याद नहीं करने हैं। उसके बाद में एक आप याद करना चाहो तो याद कर सकते हो, गंगा सागर मेला। थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछ सकता है। गंगा सागर मेला कहाँ पर मनाया जाता है? आपको याद करना है, पश्चिम बंगाल के अंदर गंगा सागर मेला लगता है। उसके बाद आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनमें से ये देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट है। आपसे क्या पूछ सकता है इसमें? इसमें आपसे पूछा जाएगा
लोसर उत्सव, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करना आपको। लोसर उत्सव लद्दाख के अंदर मनाया जाता है। कहाँ पर? लद्दाख के अंदर मनाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पड़ता है? लद्दाख के अंदर पड़ता है। हॉर्नबिल महोत्सव, भाई इसको तो स्टार मार्क कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हॉर्नबिल महोत्सव की बात करते हैं, नागालैंड के अंदर मनाया जाता है। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, तो गीता का मेला कहाँ लगता है? कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर लगता है। गीता भवन कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर है। उसके बाद में आपको याद करना है क्या? संगाई महोत्सव। क्या याद करना है? संगाई महोत्सव याद करना है, मणिपुर के अंदर मनाया जाता है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर है? मणिपुर के अंदर है। नाम क्या है? किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जहाँ पर संगाई हिरण भी पाया जाता है। तो संगाई महोत्सव कहाँ का हुआ? मणिपुर का हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं तो नुआखाई महोत्सव काफी इंपॉर्टेंट है, कहाँ का है? ओडिशा का है। नुआखाई कहाँ पर मनाया जाएगा? ओडिशा के अंदर मनाया जाएगा। उसके अलावा एक और आपको याद करना है ओडिशा के लिए, धानु जात्रा। एक और आपको याद करना है ओडिशा के लिए, धानु जात्रा कहाँ पर, कहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है? ये भी ओडिशा का हो जाएगा। तो ओडिशा के लिए आपको दो त्यौहार पढ़ने पड़ेंगे, एक तो नुआखाई और एक आपको धानु जात्रा। याद कैसे कर लोगे? नुआखाई के अंदर क्या लिखा है? खाई लिखा है, और यहाँ पर ओडिशा के अंदर डिश। तो हम खाते क्या हैं? हम डिश खाते हैं। हम क्या खाते हैं? सर हम तो डिश खाते हैं। तो आप यहाँ से याद कर सकते हो कि सर क्या खाई? डिश खाई। तो नुआखाई कहाँ का है? ओडिशा का हो जाएगा। उसके बाद में बथुकम्मा फूल महोत्सव, ये भी इंपॉर्टेंट है। बथुकम्मा कहाँ पर मनाया जाता है? तेलंगाना के अंदर मनाया जाता है। ये भी आपको याद करना है। ओणम पर्व हम पहले पढ़ चुके हैं, अगस्त के महीने में केरल के अंदर मनाया जाता है। उसके बाद में अंबुबाची, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। 2023 के अंदर शिफ्ट के अंदर जब एमटीएस का एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया प्रश्न है। अंबुबाची मेला कहाँ का है? ये हो जाएगा आपका असम से। तो ऐसे अंबुबाची, ऐसे क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। अंबू में आपको आम का शो हो रहा होगा ना। अंबू के अंदर आप जब इसको पढ़ते हैं, रीड करते हैं, तो आपको आम जैसी वर्डिंग मिल रही होगी। तो यहाँ पर भी क्या है? अगर मैं सह को काट दूं तो यहाँ पर क्या बनता है? ये अम बनता है। अम का मतलब क्या होता है? आम होता है। तो यहाँ पर मैं सह को काटा तो क्या बन गया? सर अम बन गया। अम मतलब आम, और अंबुबाची का भी आपकी जो वर्डिंग है वो आम की आ रही, तो आप इसको यहाँ पे याद कर सकते हो। ठीक है। लेवेंडर फेस्टिवल लास्ट है, इंपॉर्टेंट है। लेवेंडर फेस्टिवल की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर का है लेवेंडर। और त्रिशूरपुरम उत्सव की बात करते हैं तो केरल के अंदर मनाया जाता है, क्योंकि 1956 से पहले बात करते हैं तो 1956 से पहले केरल का नाम था त्रावणकोर कोचीन। क्या नाम था? केरल का नाम था त्रावणकोर कोचीन। त्रावणकोर में यहाँ पे त्रय आ रहा है, और यहाँ पर भी त्रिशूर के अंदर त्रय आ रहा है। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। त्रिशूरपुरम उत्सव में त्रय आता है, कहां मनाया जाता है? केरल के अंदर। और केरल का प्राचीन नाम क्या था भाई? त्रावणकोर कोचीन था। तो त्रावणकोर के अंदर भी त्रय आ रहा है। इस तरीके से आप इसको याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इतने सारे जितने मैंने आपको पर्व बताए हैं, उत्सव बताए हैं, त्योहार बताए हैं, ये सभी आपको पढ़ने हैं, सारे इंपॉर्टेंट है। बाकी और पढ़ना चाहो तो लास्ट में एक बिहू और एक सरहुल, ये लास्ट दो रहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछता है। एक तो आपको पढ़ना पड़ेगा कौन सा? सर एक आपको पढ़ना पड़ेगा बिहू। बिहू कहाँ का है? बिल्कुल आसान सा लड्डू क्वेश्चन है। बिहू है आसाम का। बिहू कहाँ का है? आसाम का है। और लास्ट में एक पढ़ना आपको सरहुल। सरहुल कहाँ का है? झारखंड का है। सरहुल कहाँ का है? झारखंड का है। तो जितने मैंने आपके सामने पॉइंट लगाए हैं, निशान लगाए हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आपको वही पढ़ने हैं, आलतू फालतू आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। जितने मैंने आपको बताए अभी तक के लिए सिर्फ वो पढ़ लेना, और बार बार इसकी जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद सारे के सारे हो जाएंगे, दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। अगला क्वेश्चन है, किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा है। ऑपरेशन दोस्त है, ऑपरेशन मित्र है, ऑपरेशन सद्भावना है, या फिर ऑपरेशन ब्लू है? तो आपको पता है कि आज से 3-4 महीने पहले सीरिया के अंदर और तुर्की के अंदर, पहले इसका नाम तुर्की था, वर्तमान में तुर्की है, यहाँ पर भूकंप आता है, और भूकंप के जोरदार झटकों लगने से यहाँ के क्षेत्र में काफ़ी, यानी कि ये क्षेत्र प्रभावित हो जाता है और काफ़ी जान माल की हानि यहाँ पर देखने को मिलती है। तो सीरिया की तुर्की की हेल्प करने के लिए, या बेसिकली कहूं तो मैं तुर्की की हेल्प करने के लिए भारत की तरफ से एक ऑपरेशन चलाया गया था। उस ऑपरेशन का नाम क्या आपसे पूछा है, और आने वाले एग्जाम्स के अंदर पक्का याद से आपसे ऑपरेशन पूछा जाएगा। तो इस ऑपरेशन का नाम हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑपरेशन दोस्त। अब कुछ ऑपरेशन की बात कर लेते हैं। जैसे बात करते हैं, आपको पढ़ना क्या है? ऑपरेशन सद्भावना, ये भी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा अगर आपको ब्लर दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ के अंदर आपको साफ दिख जाएगा, वहां से आप पढ़ लेना। जो जो मैं आपको बता रहा हूं उसको आप टिक मार्क कर लीजिए, वही आपको पढ़ने हैं। ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया, जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों और LOC लाइन ऑफ कंट्रोल के पास के क्षेत्रों में लोगों की मदद करने के लिए, यानी कि जम्मू कश्मीर में लोगों की मदद करने के लिए, जो कि भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है,
उनके लिए भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन सद्भावना को चलाया गया था। उसके बाद में आपको याद क्या करना है, ऑपरेशन दोस्त के बारे में पढ़ लिया। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था, ये आपको याद करना है। उसके अलावा बात करते हैं ऑपरेशन गरुड़ भी इंपॉर्टेंट है। गरुड़ चलाया गया सीबीआई के द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी नेटवर्क के खिलाफ एक बहुचरणीय ऑपरेशन शुरू किया गया था। तो अवैध मादक पदार्थ जो इलीगल ड्रग्स वगैरह होती है, तो उनको रोकने के लिए, उनकी रोकथाम करने के लिए ऑपरेशन गरुड़ को चलाया गया था। ऑपरेशन मेघ चक्कर भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब पुलिस का एग्जाम है तो आपसे एक ऑपरेशन पूछ सकता है। बाल यौन शोषण से जुड़ी सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मेघ चक्कर नामक जो आपका ऑपरेशन है वो चलाया गया था, यह भी आपको याद करना है। उसके बाद में बात करते हैं ऑपरेशन उपलब्ध की बात करते हैं भाई। रेलवे टिकट कालाबाजारी करने वालों की गतिविधियों पर अंकुश लगाना तथा लोगों को रेल टिकट उपलब्ध करवाना, ये ऑपरेशन चलता है। ऑपरेशन कौन सा? उपलब्ध करवाना, यानी कि रेल टिकट को उपलब्ध करवाना। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। भाई साहब आपको याद करना है ऑपरेशन गंगा के बारे में। गंगा काफी इंपॉर्टेंट है, पहले भी एग्जाम के अंदर पूछा गया है, अब भी पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध जो वर्तमान के अंदर भी जारी है, चल रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की थी। तो यहां से आपको याद कौन कौन से करने, एक बार वो देख लीजिए आप। जैसे बात करते हैं, एक तो हमने पढ़ा कि सर जो कंट्री है तुर्की और सीरिया, कंट्री तुर्की और सीरिया, यहां पर जब भूकंप आता है तो यहां से लोगों को निकालने के लिए चलाया गया ऑपरेशन, यहां पर जब भूकंप आता है तो भूकंप प्रभावित क्षेत्र की मदद करने के लिए, वहां के लोगों की मदद करने के लिए ऑपरेशन दोस्त को चलाया गया। उसके अलावा जब रसिया और यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट हुआ, जब रसिया और यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट होता है, तो इस युद्ध में भारत के लोग जो फंसे थे यूक्रेन में, उनको वहां से निकालने के लिए, भारत में वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा स्टार्ट किया गया था। यह भी इंपॉर्टेंट याद करना आपको। उसके अलावा बात करते हैं तो अभी सूडान के अंदर सिविल वॉर स्टार्ट हुआ। तो सूडान के अंदर जब सिविल वॉर स्टार्ट होता है तो वहां फंसे हुए भारतीयों को सूडान से निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी को चलाया गया था। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन कावेरी चलाया गया। उसके अलावा जो म्यांमार के अंदर एक तूफान आया, चक्रवात आया, जिसको मोक्का कहा जाता है। म्यांमार के अंदर एक चक्रवात आया जिसको मोक्का कहा जाता है, अभी थोड़े दिन पहले आया था। ये मोक्का से प्रभावित जो क्षेत्र हुआ था उसकी हेल्प करने के लिए भारत की तरफ से चलाया गया ऑपरेशन करुणा। क्या चलाया गया? ऑपरेशन करुणा चलाया गया। तो करुणा के बारे में आप जानते हो कि करुणा का मतलब होता है दया भावना दिखाना, ठीक है। तो म्यांमार के अंदर जब ये चक्रवात आता है मोक्का, तो उनकी हेल्प करने के लिए, इस चक्रवात के अंदर जितने भी लोग, जितना भी क्षेत्र प्रभावित हुआ है, उनकी हेल्प करने के लिए भारत की तरफ से ऑपरेशन करुणा चलाया जाता है। ये भी आपको यहाँ से याद करना है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करते हैं कि जब तालिबान की सरकार बनती है अफगानिस्तान के अंदर, तो वहां पर उनकी, भारत के लोगों को वहां से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाते हैं? ऑपरेशन देवी शक्ति को चलाया गया था। ये भी आपको याद करना है, ठीक है। उसके अलावा ऑपरेशन आहट भी काफी इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन आहट महिलाओं तथा बच्चों को क्या करना है? तस्करों से बचाना, ठीक है। क्योंकि कई लोग क्या होते हैं कि महिलाओं को पकड़ के, बच्चों को पकड़ के उनको खरीद बेच करते हैं, ठीक है। तो खरीद बेच की प्रतिबंध की बात तो आर्टिकल नंबर हमारे संविधान का 23 भी करता है कि मानव तस्करी पर प्रतिबंध की बात करता है। मनुष्य को खरीदना, बेचना, ये सब क्या है? इलीगल माना जाता है। तो इसको रोकने के लिए ही ऑपरेशन आहट चलता है। किसने चलाया? रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ के द्वारा, रेलवे पुलिस फोर्स के द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन परिवर्तन की बात करते हैं तो ये आंध्र प्रदेश पुलिस के द्वारा चलाया गया। भांग की खेती और आपूर्ति को खत्म करने के लिए विशेष अभियान यहां से चलाया गया था। उसके बाद में बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत किस वर्ष तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा? ठीक है। तो भारत अभी क्या कर रहा है? भारत अभी आगे बढ़ रहा है और हाइड्रोजन की तरफ में ज्यादा आकर्षित हो रहा है। भारत चाहता है आत्मनिर्भर बनना, कि हम किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहते हैं, हम अपनी खुद की ऊर्जा को अपनाएंगे। और भारत कन्वर्ट हो रहा है किसमें? हाइड्रोजन संचालित ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये मिशन भारत ने कब तक का रखा है? 2047 तक का रखा है। तो मिशन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। अब कुछ मिशन की बात करते हैं तो आपको कौन कौन सा पढ़ना है। जैसे हम याद करें कि कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य WHO ने 2030 तक का रखा है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट आपको याद करना है। कालाजार को रोकना है तो 2030 तक का लक्ष्य रखा है किसने? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रखा है, ठीक है। कालाजार 2030 तक को समाप्त करना है। उसके बाद में आपको कौन सा याद करना है?
उसके बाद में आपको पढ़ना पड़ेगा ये वाला, ब्रॉड गेज रूट को 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य 2023 तक का रखा गया है। ब्रॉड गेज रूट की बात करते हैं तो रेलवे का ये गेज है, एक रेलवे के बेसिकली बात करते हैं तो भारत के अंदर 3 गेज आते हैं, भारत के अंदर 3 गेज हैं। एक होता है ब्रॉड गेज, एक होता है ब्रॉड गेज, और ब्रॉड गेज की चौड़ाई जो होती है वो होती है 1.676 यानी कि 1676 mm बोल दो या फिर 1.676 मीटर बोल दो। एक गेज हुआ ब्रॉड गेज, दूसरा गेज होता है मीटर गेज। अब मीटर गेज में नाम से स्पष्ट है मीटर गेज कितने मीटर का होगा, ये 1 मीटर का होता है। उसके बाद में एक आता है नैरो गेज, तीसरा कौन सा आता है, नैरो गेज आता है। और नैरो गेज की बात करते हैं तो इसकी चौड़ाई कितनी होती है, 0.610 से 0.762 मीटर तक की इसकी चौड़ाई होती है, ठीक है। और गेज की बात करते हैं कि गेज क्या होता है, तो गेज बेसिकली जैसे आपने रेल की लाइन देखी होगी जिसको अपन रेली बोलते हैं, इस तरीके से होती है ये। तो यहां से लेके यहां तक का जो गैप होता है, यानी कि एक रेल का दूसरी रेल के बीच का जो गैप होता है, इसी को गेज कहा जाता है। तो भारत के अंदर ब्रॉड गेज जो सबसे बड़े वाला गेज है, बड़का गेज है, उसको 100% क्या करना है, विद्युतीकरण करना है। यानी कि उस ब्रॉड गेज के ऊपर से जितने भी रेलवे जाएगी, जितने भी रेल नेटवर्क बनता है, रेलवे गुजरेगी, वो सभी क्या है, इलेक्ट्रिकल कर दी गई है। ये लक्ष्य कर दी जाएगी। ये लक्ष्य कब तक का रखा है, 2023 के अंत तक का रखा है। और आपसे यदि पूछे कि ब्रॉड गेज को 100% विद्युतीकरण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनता है, तो वो हमारा पहला हरियाणा बनता है, ठीक है। हरियाणा के अंदर ब्रॉड गेज को 100% इलेक्ट्रीफाई कर दिया गया है, ये भी आपको याद करना है। उसके बाद में बात करते हैं तो आप और आपसे क्या पूछ सकता है, आपसे पूछा जाएगा क्या क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बताइए सबके लिए आवास मुहैया करवाना, यानी कि राइट टू शेल्टर हमारा मौलिक अधिकार है, तो सभी को शेल्टर देना ये लक्ष्य कब तक का है, तो पहले लक्ष्य था 2022 तक का, लेकिन 2022 के अंदर ये पूरा नहीं हो पाया था। आपको पता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना चलती है, इसी के ब्याह पर फिर हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री आवास योजना चलती है। आवास का मतलब होता है शेल्टर प्रोवाइड करवाना, यानी कि रहने के लिए छत का इंतजाम करना। तो सरकार ऐसा कर रही है, जिसके पास में घर पे छत नहीं है तो उनके लिए सरकार आवास को मुहैया करवा रही है। तो आपसे पूछा है कि लक्ष्य कब तक का है, पहले 2022 तक का था, लेकिन अब इस लक्ष्य को बढ़ाकर 2024 तक का कर दिया गया है, ये भी आपको याद करना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात आपसे ये पूछ सकता है, डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य कब तक का है, 2024 तक का है, ठीक है। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य 2024 तक का है। इंपॉर्टेंट ये बनता आपका, हर घर में नल से जल, स्वच्छ जल की आपूर्ति 2024 तक की। अब इसको कैसे याद कर लोगे, हर घर नल जल, हर घर नल जल आप इसमें याद कर लो, तो 1 2 3 4 क्या बनता है, 2024 बनता है। तो हर घर नल जल क्या बन जाएगा, हर घर नल जल 2024 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कितने बनते हैं सर्कल आपके, 4 बनते हैं। तो 2024 तक का लक्ष्य है। इसको पूरा करने वाला प्रथम राज्य कौन सा बनता है, तो प्रथम राज्य गोवा बनता है। गोवा पहला राज्य है भारत का जिसने हर घर नल से जल पहुंचाने में सफल रहा है। उसके बाद में यह भी इंपॉर्टेंट है, सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को 50% कम करने लक्ष्य है 2024 तक का। भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य है 2024-25 तक का। तो आपको 2025 याद करना है कि भारत को $5 ट्रिलियन बनाना है, डॉलर वाली इकोनॉमी बनाना है, 2025 तक का लक्ष्य है। उसके बाद में है पॉइंट नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी बनाने का। देखो इसमें लिखा है कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, लेकिन इसमें लिखा है कि $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी बनाना है। ये लक्ष्य कब तक का है आपका, 2025 तक का है। तो जब भी अर्थव्यवस्था से लक्ष्य पूछे जाए तो आपको दोनों याद करने हैं, कब तक के हैं, 2025 तक के लक्ष्य रखे गए हैं। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं कि और कौन कौन से पॉइंट आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि सभी गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025 तक का है। भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य 2025 तक का है। अब इसमें आप ऐसे याद कर लियो, टी बी मु कै और तय, टीबी मुक्त, इसमें 1 2 3 4 5। भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक का है, 2025 तक का रखा गया है। उसके अंदर आपको ये वाले याद नहीं करने हैं, इसमें से कुछ भी याद नहीं करना है। हाँ, आप करना चाहो तो ये याद कर सकते हो कि भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया का उन्मूलन करना है, मलेरिया को समाप्त करना है। ये लक्ष्य रखा है कब तक का, 2023 तक का। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिकल वाहन करने का लक्ष्य कब तक का रखा है, 2023 तक का। तो 30% इलेक्ट्रिकल वाहन है, यानी कि भारत में यदि 100 व्हीकल है तो 100 व्हीकल में से 30 व्हीकल को इलेक्ट्रीफाई किया जाएगा, यानी कि बिजली से संचालित उनको किया जाएगा। तो ये लक्ष्य भारत का है 2030 तक का, क्योंकि कितने परसेंटेज वाहन है, 30% वाहन है
और यहाँ पर भी क्या है 2030 है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। HIV एड्स की बात करते हैं तो एड्स को खत्म करना है, इसका लक्ष्य 2030 तक का है। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य 2030 तक का है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। यहाँ से जितनी बातें आपको सिर्फ बता रहा हूं कि कौन कौन से पढ़ने हैं, सिर्फ वही पढ़ने हैं, वही एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले हैं। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बता रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि टॉपिक मैं आपके लिए वही सिर्फ सेलेक्टेड करके लेके आया हूं जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं। काफी ज्यादा एनालिसिस करने के बाद में ये चीजें आपको करवाई जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और उसके अलावा आपसे पूछ सकता है क्या, ये भारत को ऊर्जा स्वतंत्र आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य है, जो कि हमारा क्वेश्चन था, ये आपसे पूछा है 2047 तक का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। उसके अलावा आपको याद क्या करना है, भारत में मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य 2050 तक का है। और इंपॉर्टेंट आपका ये भी है, भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य यानी कि कार्बन को जीरो करने का लक्ष्य कब तक का रखा है, 2070 तक का रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था, आपसे पूछा है। तो नोबेल पुरस्कार के बारे में हम सब बातें पढ़ेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा क्या, रविंद्रनाथ टैगोर। इनको 1913 के अंदर क्या मिलता है, नोबेल प्राइज मिलता है। और इसी के साथ में ये बन जाते हैं प्रथम भारतीय जिनको नोबेल प्राइज मिलता है। अब नोबेल पुरस्कार के बारे में बात करते हैं। तो नोबेल पुरस्कार स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल कौन थे, एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ होता है, विस्फोट करने में काम आता है, यानी कि बड़ी बड़ी चट्टानें पत्थर पहाड़ तोड़ जाते हैं तो डायनामाइट नामक विस्फोटक वहां पर लगाया जाता है और उसको विस्फोट करा के फिर चट्टानों को तोड़ा जाता है। तो एक विस्फोटक पदार्थ है ये। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया, अल्फ्रेड नोबेल ने किया, क्योंकि ये क्या थे, एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। अब इनकी डेथ के बाद में इनकी जो वसीयत थी, इनकी प्रॉपर्टी थी, उसको फिर पुरस्कार के रूप में बांटा जाने लगा। और ये कोई किसी पर्टिकुलर देश के लिए नहीं होता है, ये पुरस्कार पूरे वर्ल्ड वाइड में, पूरे जितनी भी विश्व के अंदर कंट्री है, उन सभी कंट्री के अंदर किसी को भी मिल सकता है जो बेहतरीन काम करता है। और किस में बेहतरीन काम करता है वो अभी हम बात करने वाले हैं। अगर बात करें कि सर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष होती है, 1901 के अंदर होती है, क्योंकि आपका चंडीगढ़ पुलिस का जो सिलेबस है उसके अंदर अलग से टॉपिक मेंशन की अवार्ड से क्वेश्चन पक्का पूछा ही पूछा जाएगा। तो अवार्ड्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, अवार्ड्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो इसके अंदर आपसे पूछेगा कि नोबेल प्राइज जो होता है वो कब से शुरुआत होती है, 1901 से शुरुआत होती है, क्योंकि 1896 के अंदर अल्फ्रेड नोबेल की डेथ हो जाती है और इनकी डेथ के बाद ये नोबेल प्राइज दिया जाने लगा था। ठीक है, अब कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। वो कौन कौन से है, साहित्य है, विज्ञान है, शांति है, भौतिकी है, अर्थशास्त्र है और रसायन है। इनमें से अर्थशास्त्र नामक जो क्षेत्र है वहां उसके अंदर नोबेल प्राइज की शुरुआत होती है 1969 से, यानी कि पहली बार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 1969 में दिया गया था। लेकिन हमने क्या पढ़ा कि पुरस्कार की शुरुआत होती है 1901 में। तो 1901 में के अंदर अर्थशास्त्र नामक क्षेत्र नहीं था। तो कितने क्षेत्र थे सर, 5 थे। कौन कौन से 5 थे, साहित्य था, विज्ञान था, शांति था, भौतिकी था और रसायन था। तो स्टार्टिंग में 1901 में जब से नोबेल प्राइज दिया जाने लगा तब कुल मिला के सिर्फ 5 ही क्षेत्र थे। वर्तमान में कितने हैं, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। क्योंकि अर्थशास्त्र की शुरुआत कब से होती है सर, अर्थशास्त्र की शुरुआत होती है 1969 से। ये पॉइंट आपको याद करना है, पढ़ना है। अब इसमें से वर्तमान के इन 6 क्षेत्रों में से अगर बात करें हम शांति के नोबेल पुरस्कार की, तो शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो के अंदर प्रदान किया जाता है। जबकि बाकी के जो 5 क्षेत्र बचते हैं, साहित्य, विज्ञान, भौतिकी, अर्थशास्त्र व रसायन, इनका जो पुरस्कार है वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम के अंदर प्रदान किए जाते हैं। क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल भी क्या थे, एक स्वीडिश वैज्ञानिक थे, स्वीडन के वैज्ञानिक थे। और नॉर्वे कंट्री है और स्वीडन कंट्री है, ये दोनों के दोनों यूरोप महाद्वीप की कंट्री आती है। ठीक है, प्रथम भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिलता है वो हम पढ़ चुके हैं, रविंद्रनाथ टैगोर को मिलता है। कब मिलता है, 1913 मिलता है। इनको किस क्षेत्र में मिलता है, साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। इनकी रचना क्या थी, गीतांजलि थी। तो गीतांजलि के लिए इनको साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहले कौन सा दिया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब आपको कमेंट करके जवाब ये करना है कि रविंद्रनाथ टैगोर जो है उन्होंने भारत का राष्ट्रगान लिखा, जनगण मन। अब आपसे क्वेश्चन ये कि भारत के राष्ट्रगान के अलावा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किस एक अन्य देश का राष्ट्रगान लिखा गया था और उस राष्ट्रगान का नाम क्या है, ये आपको कमेंट करके जवाब करना है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही है, इन्फॉर्मेटिव लग रही है, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। क्योंकि ऐसी ये सीरीज आपका जब तक एग्जाम नहीं होता है चंडीगढ़ पुलिस का, तब तक इस सीरीज को हम कंटिन्यू रखने वाले हैं। उसके बाद आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है
कि बताइए प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन है जिनको मिलता है नोबेल पुरस्कार। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है। प्रथम भारतीय वैज्ञानिक की बात करते हैं तो इनका नाम है CV रमन। प्रथम भारतीय वैज्ञानिक की बात करते हैं तो इनका नाम क्या है, CV रमन है। CV रमन 1930 में मिलता है, फिजिक्स के क्षेत्र में मिलता है। हरगोविंद खुराना कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए 1968 में मिलता है, चिकित्सा का नोबेल प्राइज मिलता है। मदर टेरेसा समाज सेवा संबंधी कार्यों के लिए मिलता है इनको, 1979 में मिलता है। शांति के क्षेत्र के लिए मिलता है इसमें। प्रथम भारतीय महिला जिन्हें नोबेल प्राइज मिला, देखिए प्रथम भारतीय की बात करते हैं वो तो थे रविंद्रनाथ टैगोर, लेकिन कई बार क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी जिनको नोबेल पुरस्कार मिलता है। तो ये सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, मदर टेरेसा। अमर्त्य सेन कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए मिलता है, कब मिला, 1998 में मिलता है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। कई बार एग्जाम में पूछता है कि वो प्रथम भारतीय कौन है जिनको अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, तो वो कौन है आपके, अमर्त्य सेन हो जाएंगे। कैलाश सत्यार्थी 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिलता है इनको। नोट करके करना, आपको याद क्या करना है, नोबेल प्राइज प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को प्रदान किए जाते हैं। 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाले कौन है, मैडम क्यूरी है, 1903 में मिलता है और 1911 के अंदर मिलता है, ठीक है। उसके अलावा कई बार क्वेश्चन पूछता है कि एशिया का नोबेल प्राइज क्या है। एग्जाम के अंदर पूछता है कि एशिया का नोबेल पुरस्कार क्या है, एशिया का नोबेल प्राइज क्या है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछता है। तो ये हो जाएगा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया का नोबेल प्राइज है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। ये भी आपको याद करना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इसमें कुछ नहीं पढ़ना आपको। हाँ, ये पढ़ सकते हो कि सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिलता है। तो आपको पढ़ना है कि मलाला यूसुफजई, मात्र 17 साल की उम्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिलता है। किसको, मलाला यूसुफजई, 17 वर्ष की आयु में। बाकी 2022 के अंदर जितने भी नोबेल प्राइज मिले हैं, 2022 के अंदर जितने भी नोबेल पुरस्कार बांटे गए हैं उनकी लिस्ट आपके सामने मैं लाया हूं। भौतिकी यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में किसको मिलता है, एलन एस्पेक्ट को मिलता है। बाकी जॉन एफ क्लोजर को मिलता है, एंटोन जिलिंगर को मिलता है। तो एस्पेक्ट क्लोजर और जिलिंगर इनको मिलता है फिजिक्स के क्षेत्र में 2022 का नोबेल प्राइज। साहित्य की बात करते हैं, लिटरेचर की बात करते हैं तो ये एक ही नाम है यहाँ पर, एनी अर्नोक्स, फ्रांस से बिलोंग करते हैं, इनको मिलता है। एकमात्र महिला है जिनको 2022 के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। रसायन की बात करते हैं, केमिस्ट्री की बात करते हैं तो यहाँ पर एक बर्टोजी है, एक मेल्डर है और दूसरा सारप्लेस है, ठीक है। ये 3 नाम को याद करने हैं, बर्टोजी, मेल्डल और सारप्लेस। चिकित्सा की बात करते हैं तो यहाँ पर एक ही नाम है, स्वांति पाबो, चिकित्सा के क्षेत्र में मिलता है, स्टॉकहोम स्वीडन से बिलोंग करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें, शांति का नोबेल पुरस्कार किस किस को मिलता है। शांति के लिए यहाँ पर 2 तो चुने गए संस्थाओं को, 2 संस्थाएं चुनी गई है और उसके अलावा एक व्यक्ति का नाम आता है, वो हम पढ़ लेते हैं अभी। शांति के नोबेल प्राइज की बात करते हैं तो एक है एलेस बिलियात्स्की, बेलारूस से। एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि 2022 का शांति का नोबेल पुरस्कार मिलता है बिलियात्स्की को, तो ये किस देश से बिलोंग करते हैं, बेलारूस से बिलोंग करते हैं। उसके बाद में रूस का एक मेमोरियल है, इसको मिलता है, एक संस्था है। एक है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, यूक्रेन की संस्था है, इसको मिलता है। तो 2 संस्थाएं हैं जिनको शांति का नोबेल प्राइज मिलता है और एक व्यक्ति का नाम है एलेस बिलियात्स्की, बेलारूस से बिलोंग करते हैं। उसके बाद में अर्थशास्त्र की बात करें तो इसमें 3 नाम आते हैं, एक बर्नानके है, एक डगलस है और तीसरा कौन सा है, डायुविग है, ठीक है। तीनों के यहाँ से है, यूएसए से है। इनको अर्थशास्त्र के अंदर नोबेल पुरस्कार मिलता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिस्पर्धा फुटबॉल से संबंधित है। तो इनमें से कौन सी ट्रॉफी है जो फुटबॉल से संबंधित है, दिलीप ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, ईरानी कप और देवधर कप। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, संतोष ट्रॉफी हो जाएगा, ठीक है। तो फुटबॉल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी, आपको याद करना है। आगे बात करते हैं तो कौन कौन सी ट्रॉफियां हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर खेल और उनसे संबंधित ट्रॉफियां। यहाँ से भाई साहब लिखवा लो, एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। स्पोर्ट्स से आपके 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर। स्पोर्ट्स आपको पढ़ना पड़ेगा, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हो। 4 से 5 क्वेश्चन पक्के यहाँ से पूछे जाने वाले हैं। तो ट्रॉफियां आपसे इंपॉर्टेंट पूछ सकता है। हॉकी की ट्रॉफियां कौन कौन सी पढ़नी है आपको, सुल्तान जोहर कप है, आगाह कप है, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी है, बेटन कप है, कुप्पू स्वामी नायडू ट्रॉफी है, रंगा स्वामी कप काफी इंपॉर्टेंट है, महाराजा रणजीत सिंह ट्रॉफी गोल्डन कप है, ध्यानचंद ट्रॉफी इंपॉर्टेंट है,
अजलान शाह कप इंपॉर्टेंट है, बेगम रसूल ट्रॉफी इंपॉर्टेंट है। बस इतना पढ़ देना आप, ठीक है। एक आपको पढ़ना है आगा कप, एक पढ़ना आपको बेटन कप, एक पढ़ना रंगा स्वामी कप, चौथा आपको ध्यानचंद ट्रॉफी पढ़नी है, एक अजलान शाह कप, और पांचवा छठा आपका बेगम रसूल ट्रॉफी आपको पढ़नी है। फुटबॉल की बात करते हैं तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, निक्सन गोल्डन कप इंपॉर्टेंट है, रोवर्स इंपॉर्टेंट है, संतोष ट्रॉफी आपको पढ़नी है, डुरंड कप इंपॉर्टेंट है, सुब्रतो मुखर्जी कप इंपॉर्टेंट है, कोपा कप इंपॉर्टेंट है, फीफा कप इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ला लिगा भी इंपॉर्टेंट है, थोड़े दिन पहले ये समाप्त हुई है। और उसके अलावा बात करते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा कौन सा, बेगम हजरत महल ट्रॉफी और बारदुलाई ट्रॉफी, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। कई बार आपके फीफा पूछता आपसे, फीफा का संबंध किस खेल से है, फुटबॉल से है। क्रिकेट की बात करते हैं, रणजी ट्रॉफी है, ईरानी ट्रॉफी है, दिलीप ट्रॉफी है, देवधर ट्रॉफी है। उसके अलावा बात करते हैं तो आईपीएल अभी समाप्त हुआ ही है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, CK नायडू का भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और उसके अलावा आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, देवधर ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ये 5 पॉइंट आपको यहाँ पर पढ़ने हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके अंदर आप पढ़ो तो गोल्फ के अंदर एक राइडर कप पढ़ना आपको, एक वोकर कप पढ़ना है और एक प्रिंस ऑफ वेल्स कप, ये 3 पढ़ लेना, राइडर, वोकर और प्रिंस ऑफ वेल्स कप। गोल्फ आप गेम देखते हो तो उसके अंदर ना व्यक्ति जो होता है वो बॉल को एक बार शॉट मारता है, उसके बाद में फिर वो राइड करके जाता है, एक उनके पास में छोटी सी गाड़ी होती है, उसके ऊपर चढ़ के राइड करके वो बॉल तक पहुंचता है, तो राइडर कप होता है यहाँ पर। और कई बार वो राइड ना करके वॉक करके जाता है, मतलब कि चल के जाता है, तो वोकर कप भी आपका किससे हो जाएगा, गोल्फ से हो जाएगा। प्रिंस ऐसे बड़े बड़े जो राजा महाराजा होते हैं, जो अमीर अमीर लोग होते हैं, वे क्या करते हैं, अमीर लोग ही गोल्फ गेम को खेलते हैं। तो यहाँ पर एक कप कौन सा हो जाएगा, प्रिंस ऑफ वेल्स कप हो जाएगा, ठीक है। और बैडमिंटन की बात करते हैं तो नारंग कप इंपॉर्टेंट है, चड्डा कप, अमृत दीवान कप, सुमिदन कप और सबसे इंपॉर्टेंट थॉम्स कप। तो एक आपको थॉम्स कप पढ़ना है, एक आपको नारम कप पढ़ना है, एक आपको उबेर कप पढ़ना है महिला के लिए। ये 3 तो भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों आपको पढ़ने पड़ेंगे। घुड़दौड़ की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, डर्बी कप पढ़ना है, सिर्फ एक डर्बी कप पढ़ लेना, काम चल जाएगा। लोन टेनिस की बात करते हैं तो यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो इससे पहले मैंने टेनिस के ऊपर वीडियो बनाई थी, यानी करंट अफेयर के ऊपर वीडियो बनाई थी। उसके अंदर आप पढ़ रहे हैं क्या, ग्रैंड स्लैम, जितने एक साल के अंदर 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, तो उसकी वीडियो मैंने बनाई थी। उसके अंदर 2 अभी कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में विंबलडन ओपन आपका अभी चल रहा है, उसके बाद में दिसंबर के महीने में यूएस ओपन होगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ग्रैंड स्लैम आपको पढ़ना है। इसके अंदर 4 ग्रैंड स्लैम होती है, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन ओपन, ये आपको पढ़ना है। उसके अलावा डेविस कप इंपॉर्टेंट है और होपमैन कप इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको पढ़ने हैं। अब थोड़ा सा आपको यहां पर देखना पड़ेगा कि थॉमस कप संबंधित है किससे, बैडमिंटन से, और डेविस कप संबंधित किससे है, लोन टेनिस से है, ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। उसके अलावा बात करते हैं तो आगे आप ना पढ़ो तो भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जितने करवा दिया आपको सिर्फ उतने ही पढ़ने हैं। आगे बात करते हैं तो कबड्डी के एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 3, 7, 5, 9, तो सही उत्तर हो जाएगा 7। कबड्डी की एक टीम में 7 खिलाड़ियों की संख्या होती है। उसके अलावा आपके सामने है कि विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों की संख्या कितनी है। रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट तीनों के अंदर 11 खिलाड़ी होते हैं, बेसबॉल, खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं, जिम्नास्टिक में 8 है, नेटबॉल, वाटर पोलो, कबड्डी में 7 है, वॉलीबॉल में 6 है, बास्केटबॉल में 5 है, फुटसल के अंदर 5 होते हैं, पोलो के अंदर 4 है, पोलो के अंदर 1, 2, 3, 4 लेटर है, तो खिलाड़ियों की संख्या भी क्या है, 4 है। बैडमिंटन, टेनिस, लोन टेनिस में 1 या 2 हो सकते हैं। उसके बाद प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल कौन कौन से हैं, भारत पाकिस्तान का हॉकी है, फील्ड हॉकी, बांग्लादेश का कबड्डी है, भूटान का तीरंदाजी है, नेपाल का वॉलीबॉल है। 23 मई 2017 को चेंज किया गया, पहले यहाँ पर दंडबीओ था। चीन का टेबल टेनिस है। अभी विश्व टेनिस टूर्नामेंट कंप्लीट हुई तो उसके अंदर 5 थे हमारे यहाँ पर, 5 ट्रॉफियाँ जीती गई, 5 की 5 चीन के द्वारा ही जीती गई है। तो चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, टेबल टेनिस है। श्रीलंका का गेम वॉलीबॉल है। अफगानिस्तान बुजगसी है। फ्रांस, ब्राजील, उरुग्वे, आपको पता कि ब्राजील की टीम फुटबॉल के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इंडोनेशिया, मलेशिया बैडमिंटन है। जापान के अंदर बात करते हैं तो सुमो कुश्ती या फिर प्योरोसू। अमेरिका बेसबॉल है। कनाडा आइस हॉकी है। स्पेन सांड युद्ध या मानव युद्ध है। स्कॉटलैंड आइस हॉकी है। न्यूजीलैंड रग्बी फुटबॉल है। बरमुडा ऑस्ट्रेलिया, बरमुडा इंग्लैंड, जमैका क्रिकेट है। मंगोलिया के अंदर घोड़ों की दौड़ होती है। ठीक है, ये सारे आपको पढ़ने हैं। तो आज की क्लास की बात करते हैं तो क्वेश्चन आपके इसके अंदर मैंने आपको लगभग 6 से 7 क्वेश्चन करवाए हैं, लेकिन उन क्वेश्चन से संबंधित आपको मैंने बहुत सारे पॉइंट करवा दिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे आपको पढ़ने याद कर रहे हैं। ये सीरीज हमारी कंटिन्यू रहेगी जब तक एग्जाम नहीं होता है। आपको कंटिन्यूसली मेरे साथ बने रहना है, सारी वीडियो आपको सीरीज वाइज देखनी है। एग्जाम के अंदर आपके बहुत सारा ऐसे फायदा होने वाला है। अब टाइम कम है, इसलिए आपके सामने मैं इस तरीके से ये पीपीटी बना के या फिर जो भी है मैंने खुद ने मेहनत की है, हैंड राइटिंग इसमें लिखी है, मैंने सबको लिख के मेहनत की आपके लिए लेके आया हूँ आपके सामने।
आपको करना क्या है, सिर्फ जितना करवाया जा रहा है वो आप कंटिन्यूसली पढ़ते जाइए, निश्चित तौर पर आपका यहाँ से फायदा होने वाला है। हालांकि स्पीड थोड़ी सी मैंने फालतू रखी है क्योंकि टाइम कम हमारे पास में, तो चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा हमें चीज़ों को कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, सभी को राम राम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।